हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करेंगे कि यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि यूएस से जो है वो ताइवान का बचाव करेगा। अब ऐसी स्टेटमेंट आई क्यों है, इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, और चाइना जो है और ताइवान जो है वो आपस में किस इशू को लेकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें, यहां पर स्टेटमेंट क्या आई है आप ये देख लीजिए। हिंदू की न्यूज है, यहां पर लिखा हुआ है कि यूएस विल डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना। तो यूएसए जो है वो ताइवान के साथ खड़ा है, ठीक है। और यूएसए की जो पॉलिसीज हैं वो काफी हद तक चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन ताइवान को लेकर उनका जो स्टैंड है वो काफी टाइम से यही हमें देखने को मिलता है। तो अभी जो बाइडेन की तरफ से स्टेटमेंट आई है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इश्यू क्या है, पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। चाइना और ताइवान के बीच में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, उन सब का मेन रीजन क्या है, आज की वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो चाइना तो यही बोलता है कि ताइवान जो है उसी की टेरिटरी का हिस्सा है, ताइवान जो है वो उसी का पार्ट है, ठीक है। और वो एक दिन इस आइलैंड पे कब्जा करेगा, चाहे उसके लिए उसे फोर्स की या आर्मी की मदद क्यों ना लेनी पड़े। अगर ऐसा हुआ, देखिए, अगर बीजिंग ने जबरदस्ती इस आइलैंड को कब्जा करने की कोशिश की तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पर इस चीज का इशू बनेगा ही बनेगा। वो इशू कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ताइवान के अंदर आपको देखने को मिलेगा 23 मिलियन पीपल, आपको यहां पर बड़ी लेवल पे पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक बड़ा हमारे पास इशू बन जाए इंटरनेशनल लेवल पर। चलिए जी आगे बात अगर हम करें, थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये रहा हमारे पास चाइना, जो लगातार अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने की कोशिश करता है। उसकी जो सोच है वो कुछ ऐसी है कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया जाए, और इसकी वजह से उसके सारे नेबर कंट्री परेशान रहते हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान हो। तो ज्यादातर आपको यहां पर देखने को मिलेगा चाइना टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने के ओर अग्रसर है। यहां पर आप देखिएगा कि अक्साई चीन नाम का जो एरिया है इंडिया का, वो जबरदस्ती चाइना ने कब्जे में लिया हुआ है। 1962 वॉर के बाद से ये एरिया जो है चाइना ने कब्जा लिया था। आज भी ये एरिया चाइना के पास है, इंडिया का। लेकिन अब वो यहां क्या बोलता है कि जो रेड कलर में जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है ताइवान, इसके ऊपर भी वो जल्द आने वाले टाइम में कब्जा करेगा, और बोलता है कि ताइवान उसकी एक प्रोविंस ही है। लेकिन क्वेश्चन आता है, ऐसा ताइवान को लेकर चाइना बोलता ही क्यों है? तो जरा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसके लिए समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या बोलता है, आइए देखते हैं। एक्चुअली ये जो ताइवान वाला जो आइलैंड है, फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर हुई थी, चाइना और जापान के बीच में वॉर हुई थी इन द ईयर 1895। ध्यान से सुनिएगा, 1895 में चाइना और जापान के बीच में वॉर हुई, और उसके बाद इस आइलैंड पे, ताइवान आइलैंड पे कब्जा किसका हो गया? जापान का कब्जा हो गया। तो क्या हमेशा जापान का कब्जा रहा? नहीं। जब हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 हुई, टाइम चेंज होता है, काफी समय तक जापान ने इसके ऊपर रूल किया, जापान का रूल रहा ताइवान के ऊपर। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में आपको पता है अलाइड फोर्सेस वर्सेस एक्सिस फोर्सेस हुआ था, मित्र राष्ट्र वर्सेस धुरी राष्ट्र, ठीक है। और आपको पता होगा यूएस यूके एक साइड थे, ठीक है, जर्मनी और जापान एक साइड थे। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि चाइना भी एक साइड ही खड़ा था, क्योंकि चाइना जो है, अगर हम उसके बारे में समझने की कोशिश करें, वो जापान का एक राइवल है। तो यहां पर ये सब कंट्रीज कुछ इस तरह से अलाइनमेंट थी। तो चाइना को सपोर्ट मिला यूएस और यूके का, जिसके थ्रू चाइना ने क्या किया, अपना जो कंट्रोल है वो फिर से इस आइलैंड के ऊपर एस्टेब्लिश कर लिया। यानी कि जापान से जो कंट्रोल है फिर से किसके पास शिफ्ट हो गया? चाइना के पास, और कहा गया रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो रिपब्लिक ऑफ चाइना बिगेन रूलिंग ताइवान विद द सपोर्ट ऑफ यूएस एंड यूके आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुई थी? याद रखिएगा 1945 में हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई थी। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टूडेंट हमें देखने को मिली थी। तो हमें देखने को मिल रहा है कि पहले एक आइलैंड था जिसके ऊपर जापान का कंट्रोल हुआ करता था, फिर बाद में चाइना का कंट्रोल आ गया। लेकिन ये ताइवान कैसे बना? तो एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास चाइना के अंदर 2 पार्टीज जो थी वो बहुत ही इंफ्लुएंशियल पार्टीज थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टीज हुआ करती थी। उन पार्टीज का नाम था क्यूमिंटेंग नाम से एक पार्टी थी, और दूसरी थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब क्यूमिंटेंग पार्टी के जो लीडर हुआ करते थे उनका नाम था चियांग काई शेक, ठीक है। ये फोटो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होगी। और दूसरे लीडर थे माओ जेडोंग। अब कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके बारे में आपने सुना होगा, आज भी चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है, आज भी चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। माओ जेडोंग जो थे वो इस आइडियोलॉजी पे चलते थे
कि अपने अधिकारों को आपको छीन कर लेना पड़ता है। जैसे आपको मैं इनकी एक फेमस कोटेशन, एक फेमस लाइन बताता हूं। इन्होंने एक बड़ी फेमस लाइन कही थी जो वर्ल्ड फेमस है, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन। पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ गन। बैरल का मतलब जो गन की नली होती है वहां से पावर फ्लो करती है, यानी जिसके पास गन होती है पावर उसी के पास होती है। हिंदी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा कि दोनों पार्टीज के बीच में खींचतान शुरू होती है, और इस खींचतान में जो पार्टी लीडर बनकर सामने आती है वो है हमारे पास माओ जेडोंग की पार्टी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लीडर कौन है? शी जिनपिंग, जो चाइना के प्रेसिडेंट भी हैं। शी जिनपिंग आज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं। उस समय लीडर कौन थे? माओ जेडोंग, जिनकी पिक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आगे हम बात अगर हम करें स्टूडेंट, तो होता क्या है, दोनों पार्टी चाहती हैं कि वो चाइना के ऊपर रूल करे, लेकिन होता क्या है कि माओ जेडोंग की पार्टी लीडर बनकर सामने आती है, और ये जो हमारे पास ये क्यूमिंटेंग पार्टी के लीडर थे, क्यूमिंटेंग पार्टी के जो लीडर थे चियांग काई शेक, इनको भागना पड़ता है, और ये भागकर कहां पहुंच जाते हैं? 1949 में एक आइलैंड जिसको हम ताइवान के नाम से जानते हैं, उस आइलैंड का नाम ये रखते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। जी हां, उस आइलैंड को ये बोलने लग जाते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहां पर देखिएगा कि माओ जेडोंग की पार्टी विक्टोरियस रही। क्यों रही? क्योंकि उसने लैंड रिफॉर्म्स की बात की। उसने कहा कि सब लोगों को जमीन मिलनी चाहिए, सब लोगों को रहने का, जीने का अधिकार मिलना चाहिए, पूंजीवादी सिस्टम नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से रिसोर्सेज मिलने चाहिए। ये कम्युनिस्ट पार्टी की उस समय आइडियोलॉजी थी, और इसके लिए, इसकी वजह से वो पॉपुलर भी हुई, और उसने जापानीज के खिलाफ जो काम किया उसकी वजह से भी उसे पॉपुलैरिटी गेन हुई। और धीरे 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 हमने ये देखा कि हमारे पास माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसने पूरे चाइना के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया, और जो हमारे पास चियांग काई शेक थे वो भागकर कहां पहुंच गए? वो अपनी जान बचाते हुए कहां पहुंच गए? ताइवान। अब ये जो ताइवान है बच्चे, इसको आज हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है, याद रखिएगा, ताइवान का जो ऑफिशियल नाम है दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर चाइना का ऑफिशियल नाम क्या है, जिसके साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है? तो याद रखिएगा बच्चे, चाइना का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ध्यान से सुनिएगा, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। आपको मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। चाइना का जो ऑफिशियल नेम है दैट इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। और अगर अकेला रिपब्लिक ऑफ चाइना देखने को मिले तो वो होता है ताइवान। अकेला रिपब्लिक ऑफ चाइना अगर देखने को मिले तो वो है ताइवान, और अगर आपको देखने को मिले पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना तो असली चाइना है। अब ये कंसेप्ट आई गेस आपको समझना चाहिए। अब देखो, चाइना क्या बोलता है कि चाइना तो हम ही है, चाइना तो हम ही हैं। जो एक्चुअली में जो चाइना दादागिरी दिखाता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो क्या बोलती है? कम्युनिस्ट पार्टी बोलती है कि ताइवान कोई अलग कंट्री नहीं है, ये हमारा ही एक अलग से आइलैंड है जिसके ऊपर कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है लीगली, तो हम इसको एक दिन अपनी कंट्री में शामिल करेंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना का जो ऑफिशियल नाम चलता है दैट इज पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान का जो ऑफिशियल नाम चलता है दैट इज रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान में डेमोक्रेसी है, यहां पर डेमोक्रेसी है, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, यहां पर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, यह भी बात आप याद रखिएगा। एक और बात, यूनाइटेड नेशन सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में से एक है, तो आपको मैं यहां पर यह भी बता दूं मैं कि ताइवान जो है वो हमारे पास आज तक यूएन का मेंबर नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि चाइना क्या बोलता है कि वो तो हमारी एक स्टेट है, और स्टेट यूएन का मेंबर कैसे बन सकती है? यूएन का मेंबर तो सिर्फ कंट्री ही बन सकती है, ये कहना चाइना का है। तो इसीलिए यूएन के टोटल, यूनाइटेड नेशन के टोटल 193 मेंबर कंट्रीज हैं, याद रखिएगा, यूएन के टोटल 193 मेंबर्स कंट्री हैं, लेकिन उसमें से हमारे पास आपको जो ताइवान है वो मेंबर देखने को नहीं मिलेगा। यूएन का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। यूएन का हेडक्वार्टर कहां है? न्यूयॉर्क में। हाँ जी, क्लियर बच्चे? चलिए थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करें, अगर क्या ताइवान की इकोनॉमी कैसी है वो हम देख लेते हैं। अगर हम इकोनॉमी वाइज बात करें तो ताइवान वर्ल्ड की 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यानी कि आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। एक इकोनॉमिक पावर है ताइवान अपने आप में, भले ही वो साइज में बहुत छोटा हो, लेकिन इकोनॉमिक सुपर पावर में से एक कंसिडर किया जा सकता है। इसके पास वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व है। यहां पर ये आपको ताइवान की जो कैपिटल ताइपे की खूबसूरत एक पिक्चर आपको देखने मिल रही है। ताइवान की कैपिटल है ताइपे, और यहां पर ये जो बिल्डिंग आपको आइकॉनिक बिल्डिंग देखने को मिल रही है, एक समय पे ये वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। इसको ताइपे 101 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 101 फ्लोर है इस बिल्डिंग में, 101 फ्लोर्स हैं, ठीक है, और इसको जाना जाता है ताइपे 101। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा था।
कि जब इस बिल्डिंग को बनाया गया तो ताइवान एक ऐसे एरिया में है जहां पर बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर आप सोच के देखिए, अगर भूकंप की वजह से गिर जाए तो क्या होगा। तो इसके अंदर, इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे सेंटर में एक बहुत बड़ी मेटल की बॉल लगाई गई है। जैसे अगर आप, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वो शिफ्ट करता है इधर उधर उधर उधर, तो उसी तरह से वो बॉल अपना वेट बैलेंस करती है। अगर कोई भी अर्थक्वेक आएगा तो बिल्डिंग के वेट को बैलेंस करते दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी ताकि बिल्डिंग नीचे ना गिरे। कमाल का कंसेप्ट यहां पर यूज किया गया है बच्चे इन ताइपे 101, जो ताइवान की एक आइकॉनिक बिल्डिंग है। आगे अगर हम बात करें, चाइना क्या बोलता है, चाइना वन चाइना पॉलिसी के बारे में बात करता है। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो आपने वन चाइना पॉलिसी के बारे में काफी बार देखा होगा। अब ये वन चाइना पॉलिसी क्या है, ये वन चाइना पॉलिसी क्या बोलती है कि देयर इज ओनली वन चाइना। कोई पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, कोई रिपब्लिक ऑफ चाइना, दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चाइना है। ये हमारे पास वन चाइना पॉलिसी बोलती है। और जो ताइवान है वो हमारे पास चाइना का ही एक हिस्सा है अकॉर्डिंग टू वन चाइना पॉलिसी। चाइना अपनी दादागिरी दिखाते हुए, जो एक्चुअल चाइना है वो अपनी दादागिरी दिखाते हुए वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को फोर्स करता है कि वो वन चाइना पॉलिसी को माने और ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक प्रॉपर रिलेशन एस्टेब्लिश ना करे। अब यहां पर आप देखिएगा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, तो क्या टोक्यो ओलंपिक्स में ताइवान पार्टिसिपेट करता है? तो आंसर है यस। लेकिन क्या अपने नाम से करता है? तो नहीं, नो। तो चाइना की इंटरफेरेंस की वजह से, चाइना की दादागिरी की वजह से ताइवान को जो नाम यूज करना पड़ता है वो है चाइनीज ताइपे। जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक्स में जो ताइवान है वो अपना जो नाम यूज करता है वो चाइनीज ताइपे नाम यूज करता है। वो ताइवान नहीं यूज कर सकता, रिपब्लिक ऑफ चाइना वर्ड भी यूज नहीं कर सकता एज पर द वन चाइना पॉलिसी। और इवन उन्हें अपना फ्लैग भी यूज करना अलाउड नहीं है। ताइवान अपना फ्लैग यूज नहीं कर सकता। जो इंटरनेशनल इवेंट होते हैं जैसे ओलंपिक हो गया, इस तरह के इवेंट्स में भी चाइना की दादागिरी की वजह से ताइवान जो है वो अपना फ्लैग वगैरह यूज नहीं कर सकता। तो आप सोच के देखिए कंट्री को किस लेवल पर हरास किया जा रहा है। तो गलती ताइवान की भी है कि उन्होंने स्टार्टिंग में जब अपना नाम रखा रिपब्लिक ऑफ चाइना रखने की बजाय, क्योंकि वो कहते थे कि पूरा चाइना हम कंट्रोल करेंगे आगे चलकर, पूरे चाइना में डेमोक्रेसी आएगी। तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है, अनरियलिस्टिक सी बात है कि ताइवान वाले पूरे चाइना को हरा दें, दैट इज अनरियलिस्टिक। हाँ, चाइना ताइवान को हरा दे, दैट इज रियलिस्टिक। तो उन्हें अपना नाम स्टार्टिंग से पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए थी कि वी आर डिफरेंट कंट्री, हमें चाइना से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा चाइना के साथ कोई लिंक नहीं है। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना भी नाम नहीं रखना चाहिए था। खैर ये बात तो रही, लेकिन आपको ये सब कुछ सिस्टम पता होना चाहिए कि ताइवान एग्जिस्टेंस में कैसे आया, वन चाइना पॉलिसी क्या है। वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई दो चाइना नहीं है, एक ही चाइना है, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें, ताइवान में डेमोक्रेसी है, जबकि हमारे पास जो ओरिजिनल चाइना है वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी आज भी रूल करती है और उसके प्रेसिडेंट लाइफ टाइम के लिए बने हुए हैं शी जिनपिंग। ओके, अगर हम बात करें यूएसए का क्या स्टैंड है, अभी हमने यूएसए रिलेटेड न्यूज पढ़ी, यूएसए का एक्चुअल में क्या स्टैंड है ताइवान को लेकर। ये जो मैंने लाइंस ली हैं स्टूडेंट्स, ये जितनी लाइंस आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये मेरी लाइंस नहीं है, ये मैंने यूएसए की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से पिक की है एज इट इज। तो यहां पर आप देखिएगा कि क्या कहता है यूएसए, क्या कहता है। यूएसए बोलता है कि वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को लेकर कभी भी समर्थन नहीं करता। देखो, यूएसए बड़ी डिप्लोमेटिक बात करता है, यूएसए हमेशा वहां कूद पड़ता है जहां उसे अपना फायदा लगता है। तो यूएसए हमेशा अपने फायदे की बात करता है। एक तरफ तो वो बोलता है कि वो ताइवान को सपोर्ट करेगा, दूसरी तरफ वो क्या बोलता है अपनी वेबसाइट पे, क्या बोलता है कि वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट ही नहीं करता, लेकिन हाँ वो ताइवान को असिस्ट करेगा जब भी चाइना उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करेगा। तो मतलब कि ना तो वो चाइना की साइड है प्रॉपरली, ना ही वो ताइवान की साइड है, लेकिन अपने फायदे के लिए जब भी उसे लगेगा कि अपने फायदे के लिए चाइना पे अटैक किया जा सकता है ताइवान का नाम लेकर, तो वो इस चीज का यूज करेगा। तो ये कुछ लाइंस हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, जिसमें कहा गया है 1979 ताइवान रिलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ही यूएसए जो अपना स्टैंड है वो मेंटेन करता है। अगर आप किसी सिविल सर्विस एग्जाम में जा रहे हैं तो वहां पर ये चीजें जो हैं वो आप कोट कर सकते हो, एज इट इज लिख सकते हो। ये यूएस की वेबसाइट से ली गई हमारे पास एक तरह से पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलिए, इंडिया का क्या स्टैंड है वो भी देख लेते हैं। क्या इंडिया ताइवान को मेंबर मानता है? आप में से मतलब कंट्री मानता है? आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या इंडिया ताइवान को एक कंट्री मानता है? तो आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लगे मे भी कि इंडिया ताइवान को कंट्री नहीं मानता। जी हां, इंडिया ताइवान को कंट्री नहीं मानता। ताइवान को केवल 14 कंट्रीज, यूएन के केवल, यूनाइटेड नेशन के केवल 14 कंट्रीज एज अ कंट्री एक्नॉलेज करते हैं। इंडिया उन कंट्रीज में से है दैट डू नॉट मेंटेन फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद ताइवान, और उसको हमारे पास एक प्रॉपर कंट्री के रूप में एक्नॉलेज नहीं करता। इंडिया वन चाइना पॉलिसी को मानता है।
अगर हम ताइवान की बात करें तो ताइवान और इंडिया के बीच में क्या कोई सिस्टम अभी चल रहा है, कोई बात चल रही है? तो इसका आंसर है यस। आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड में इस समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, वो है सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज। अब ये सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? अगर आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं तो मोबाइल में देख रहे होंगे, लैपटॉप में देख रहे होंगे या डिजिटल टीवी पे देख रहे होंगे, तो उन सब में सेमीकंडक्टर्स लगे हुए हैं। आपकी गाड़ियों में, एसी में, हर डिजिटल इक्विपमेंट जो आज की डेट में आ रहा है उसमें सेमीकंडक्टर लगे होते हैं। सेमीकंडक्टर उस इक्विपमेंट का दिल होता है। और वर्ल्ड में अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करने में कई कंट्रीज बहुत आगे हैं। जैसे हमारे पास सबसे टॉप पे उसमें ताइवान ही है, फिर यूएस है, हमारे पास साउथ कोरिया है, चाइना है। इंडिया सेमीकंडक्टर अभी तक नहीं बना पा रहा, लेकिन इंडिया चाहता है कि यहां पर भी सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन हो। सेमीकंडक्टर की कुछ बड़ी कंपनीज के नाम में भी आपने शायद सुने हो, जैसे इंटेल, आपने नाम सुना होगा, इंटेल बहुत कॉमन नाम है। क्वालकॉम, ये यूएस की कंपनीज है, ये बहुत कॉमन नेम है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है TSMC। ये ताइवान की कंपनी है, इसकी फुल फॉर्म है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये TSMC वर्ल्ड की सबसे बड़ी हमारे पास कंपनी है। और कोविड की वजह से अभी क्या चल रहा है बच्चे, हमारे पास सेमीकंडक्टर की पूरे वर्ल्ड में शॉर्टेज चल रही है। इसकी वजह से गाड़ियों की प्रोडक्शन भी कम हो गई है, वर्ल्ड में ज्यादातर चीजों की प्रोडक्शन कम हो गई है। आपको गाड़ियों की प्रोडक्शन, एक्चुअली बच्चे गाड़ियों में भी सेमीकंडक्टर बड़े लेवल पे यूज होता है। आजकल गाड़ियों में भी बहुत सारे स्मार्ट सिस्टम आते हैं, तो वहां पर भी सेमीकंडक्टर चाहिए। अब सेमीकंडक्टर नहीं होंगे तो गाड़ियां का जो प्रोसेस है वो भी क्या हो गया, स्लो हो गया है। तो बातचीत चल रही है इंडिया और ताइवान के बीच में कि ताइवान इंडिया में इन्वेस्ट करेगा और साउथ एशिया में पहला सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग प्लांट लगेगा, जो कि कहां लगेगा, इंडिया में। अब क्या इंडिया में अभी कोई सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन करता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या इंडिया में कोई सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन होती है? तो आंसर है यस। जो बड़े लेवल पर सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन होती है वो एक जगह होती है, और शायद आपने जो ट्राई सिटी के बच्चे उन्होंने शायद इसको देखा भी हो। हमारे पास SCL नाम से कंपनी है, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी के नाम से, ये मोहाली में है। SCL नाम से कंपनी, गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी। ये सोल R&D करने वाली और बड़े लेवल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी है भारत में, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी, दैट इज इन मोहाली। तो हम उम्मीद करेंगे कि हम ताइवान के साथ अच्छे रिलेशन बिल्डअप कर पाएं और उससे हम फायदा लेकर अपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री बिल्डअप कर पाएं, ताकि इन सेमीकंडक्टर के थ्रू हम आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन अभी के लिए न्यूज ये है कि चाइना जो है वो लगातार कंटिन्यूसली थ्रेट कर रहा है ताइवान को कि हम तुम पे कब्जा कर लेंगे, हम तुम पे कब्जा कर लेंगे। और इस बीच एक न्यूज आई है कि यूएस जो है वो ताइवान को डिफेंड करेगा। तो ये था आज का वीडियो बच्चे, आशा करता हूं आपको सब अच्छे समझ आया होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, डू सब्सक्राइब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या और कोई अपग्रेडेशन हो सकती है। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।